ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं पी एन जंक्शन। पी एन जंक्शन कहने का मतलब एक पी टाइप लिए और एक एन टाइप लिए, दोनों को मिलाकर एक कनेक्ट किए यहाँ पे। तो ये जो जंक्शन बन रहा है जहाँ पे, ये वाला जंक्शन, यहाँ पे कुछ कुछ घटना होगा, उसको समझते हैं क्या है। तो पहले मैकेनिज्म समझते हैं। पी साइड में ज़्यादा क्या होता है, होल्स, और इधर ज़्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इधर हाई कॉन्सेंट्रेशन किसका है, होल्स का, और इधर हाई कॉन्सेंट्रेशन है इलेक्ट्रॉन का। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूवमेंट शुरू हो जाता है। तो होल्स का मूवमेंट इधर से इधर होगा, पी से एन के साइड में। होल्स का मूवमेंट ऐसे होगा और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर होगा, क्योंकि इधर हाई कॉन्सेंट्रेशन है तो इस डायरेक्शन में आएगा। हम लोग ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस का भी नाम सुने हैं। जब कंसंट्रेशन का डिफरेंस होता है तो मूवमेंट शुरू हो जाता है, सेम चीज। तो यहाँ पे हम मूवमेंट को, जो होल्स इधर से इधर जा रहा है, उसको डिफ्यूजन बोलेंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन के डिफरेंस के कारण डिफ्यूजन होता है इन दोनों का। होल्स इधर से इधर जाता है और इलेक्ट्रॉन एन से पी के साइड में डिफ्यूज करता है। अब इससे क्या होता है, होल्स एक्चुअली में था क्या और इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में क्या था, बॉन्डिंग जहां बन रहा था। होल्स हम लोग पढ़े थे ना, डोनर। होल्स कौन देता है, डोनर देता है, ये सॉरी एक्सेप्टर करता है, एक्सेप्टर देता है। और इलेक्ट्रॉन कौन देता था, डोनर देता था। तो यहाँ पे देखिएगा इलेक्ट्रॉन ये बनता कैसे था, उसको एक बार समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन था क्या, कैसे हुआ था यहाँ पे एक्स्ट्रा ज़्यादा। तो यहाँ पे हम लोग बॉन्डिंग देखे थे। तो ग्रुप 4 को ग्रुप 5 से जब मिलाए थे तो इसका 4 इलेक्ट्रॉन, इसका 4 इलेक्ट्रॉन, इसका 4 इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग बना के एक बच गया था। इसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते थे, अनबॉन्डेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन वही है, लेकिन ये एटम के आसपास ही ना होता था। जो एटम होता था ये पेंटावैलेंट, ये जो पेंटावैलेंट एटम है उसी के आसपास ही घूमता रहता था। फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो है। तो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएगा तो यहाँ पे एक पॉजिटिव जैसा आयनाइज्ड एटम, जो एटम ये है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, उसको कैसा बना देगा, प्लस जैसा कर देगा। तो इस साइड में चूंकि इलेक्ट्रॉन राइट साइड यानी एन से पी के साइड में आ रहा है, तो यहाँ पे जो एटम होगा, जो भी एटम, उससे इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो इसको कैसा करता जाएगा, प्लस। और यहाँ पे होल्स इधर से इधर जा रहा है तो इधर एटम को कैसा कर देगा, माइनस कर देगा। तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखिए इस तरह से डायग्राम हो जाएगा कि पी साइड से चूंकि होल्स यहां से यहां गया है तो यहाँ ये होल्स कैसा होता था, प्लस। तो प्लस निकल गया तो माइनस बच गया। तो आयनाइज्ड एटम, यहाँ निगेटिव आयनाइज्ड एटम यहाँ बचा खुचा रह जाएगा। और इधर साइड से इलेक्ट्रॉन निकल गया है, इधर प्लस एटम रह जाएगा। जैसे एटम कैसा रह जाएगा, प्लस, यदि इलेक्ट्रॉन निकल गया तो। ये चार्ज नहीं है, आयनाइज्ड एटम है, यहां पे इसको लिख सकते हैं, ये आयनाइज्ड एटम है। इतना दूर को डिप्लीशन लेयर बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन या डिप्लीशन लेयर इसको बोलेंगे। और इसमें कैसा आयनाइज्ड एटम है, इसके अंदर में कोई चार्ज कैरियर नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, आयनाइज्ड एटम है। और ये एटम मूव नहीं करेगा, क्योंकि जो एटम होगा वो एटम दूसरे एटम से कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो एक एटम दूसरे एटम से, अपने नजदीकी आसपास के एटम से बॉन्डेड होता है। तो ये जितना भी यहाँ पे एटम आपको दिख रहा है, आयनाइज्ड तो हो गया पर इमोबाइल है, मूव नहीं करने वाला है। फिर से बात को समझ लेते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है। डिप्लीशन रीजन के आसपास क्या हुआ कि कंसंट्रेशन का डिफरेंस था, तो होल्स उधर मूव किया, इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया। होल्स को उधर जाने से कैसा आइटम बच गया, निगेटिव आइटम बच गया। और इलेक्ट्रॉन को इधर आने से कैसा आयनाइज्ड रह गया एटम, ये प्लस आयनाइज्ड एटम रह गया। लेकिन ये जो एटम है ये चार्ज नहीं है, ये एटम है, और एटम दूसरे एटम से बॉन्डेड है, तो ये मूव नहीं करेगा। तो इसलिए बोल रहे आयनाइज्ड एटम तो है पर इमोबाइल है। मोबाइल चार्ज इसके अंदर नहीं, इलेक्ट्रॉन और होल्स नहीं, ये दोनों रहता तो मूव ही करता। तो इमोबाइल, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि डिप्लीशन, इतना दूर को डिप्लीशन लेयर बोलते हैं जहां पे ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है। तो डिप्लीशन रीजन बोलेंगे या डिप्लीशन लेयर बोलेंगे। इसके अंदर में मोबाइल चार्ज होता है कि इमोबाइल, तो इमोबाइल होता है। और वो क्या होता है, एटम होता है, आयनाइज्ड एटम होता है। ठीक, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट का बात, आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैकेनिज्म समझ में आ गया। अब हम ऐसे करके नहीं करेंगे, बार बार ऐसे करेंगे तो समझने में दिक्कत होगा, जो एकदम आसान लैंग्वेज में। तो इसके बजाय हम एकदम आसान लैंग्वेज में इसको समझने का कोशिश करते हैं, इसी डायग्राम को। देखिए कैसे समझते हैं। होल्स इधर से इधर मूव कर रहा है, तो होल्स के उधर जाने से, होल्स प्लस चार्ज नहीं है, उधर जाने से इधर प्लस चार्ज डेवलप हुआ, और इलेक्ट्रॉन के इधर आने से इधर माइनस चार्ज डेवलप हुआ। तो ऐसे करेंगे, होल्स के इधर जाने से ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया इधर साइड, और इलेक्ट्रॉन के इधर आने से ये माइनस चार्ज डेवलप हो गया। एक्चुअली में नहीं हो रहा, ये समझने के लिए हम लोग बोल रहे हैं। एक्चुअल में मैकेनिज्म ये है, लेकिन एक्चुअल से काम करेंगे तो बहुत डेप्थ में जाएंगे, बहुत टाइम टेकिंग है। हाँ, ये समझते रहिएगा, आपको जब कुछ एक्चुअल पूछे तो एक्चुअल भी बता दिए, लेकिन समझने वाला काम आप समझ लीजिए ईजी लैंग्वेज में, बुक का लैंग्वेज से नहीं, आराम से। होल्स इधर से इधर मूव गया तो इधर कैसा हो गया, प्लस।
इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आया तो कैसा इधर हो गया माइनस, और प्लस से माइनस के डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, हम लोग जानते हैं। इतना दूर को डिप्लीशन लेयर बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर बोलिए या फिर डिप्लीशन रीजन बोल सकते हैं। तो प्लस से माइनस के डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। और ये बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब आ गया तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी आ जाएगा, तो फिर इन दोनों के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट हो जाता है, इन दोनों के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट हो जाता है। भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, V बराबर E इंटू डी होता है। अब यहाँ समझिए, होल्स इधर गया है तो इसको प्लस प्लस कर दिया है, मतलब इसको हाई पोटेंशियल, यानी N वाला इधर साइड हाई पोटेंशियल पे है, ये हाई पोटेंशियल पे है, और ये इधर वाला साइड माइनस न है तो ये लो पोटेंशियल पे है। अब आगे का मैकेनिज्म फिर से, यहां पे तो समझ में आपको आ गया कि इधर गया प्लस हुआ, इधर माइनस हुआ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ और एक पोटेंशियल डेवलप हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं इसी को। अब यहां पे देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे जो डेवलप हुआ था, वो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके वजह से डेवलप हुआ पहले समझिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर होल्स जो गया था, इधर से इधर जो होल्स जा रहा था, तब ना इधर प्लस होता जा रहा था, ये प्लस होता जा रहा था, तो होल्स इधर से इधर मूव किया, ये जो होल्स है इधर जंप करके इधर जाता था तो प्लस करता था। अब उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब होल्स को जाने नहीं देगा। होल्स प्लस है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तो फोर्स लगाएगा ना, प्लस क्यू कोई चार्ज हो तो फोर्स ऐसा ना लगेगा, तो होल्स भी प्लस चार्ज है तो उस पर भी एक फोर्स लग जाएगा। उस फोर्स को लगने के कारण ये होल्स अब जाना चाहेगा इधर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड रोकेगा उसको जाने से। तो हम बोलेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस होल्स के लिए बैरियर का काम किया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप कौन किया था, यही ना होल्स किया था। होल्स यहां से यहां गया था जब जंप करके तो प्लस बना दिया था, देखिए होल्स यहां से गया था तो इधर प्लस करना शुरू किया, तभी ना इलेक्ट्रिक फील्ड आया था। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी के वजह से डेवलप हुआ था। अब ये क्या कर रहा है कि यही इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके वजह से डेवलप हुआ था उसी को रोकने लगा, तो हम ये बोलेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके लिए बैरियर बन गया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड बैरियर बन गया तो जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा उसको क्या बोलेंगे, बैरियर पोटेंशियल या पोटेंशियल बैरियर। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया इसको बोलेंगे पोटेंशियल बैरियर। बैरियर का फिर से मैकेनिज्म समझा देते हैं। बैरियर क्या हुआ, बैरियर देखिए क्यों हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस होल्स को, यहाँ वाले होल्स को जाने से ये इलेक्ट्रिक फील्ड रोकता है, तो रोकता है तो बैरियर बन गया। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ डेवलप होगा ये वाला, इसको बोलेंगे पोटेंशियल बैरियर। अब देखिए उसका एक तो चीज हो गया कि इसको जाने से उधर रोकेगा, ये इधर से इधर जो जा रहा था, डिफ्यूजन जो हो रहा था, डिफ्यूजन हो रहा था ना हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो, इसको रोकेगा। इलेक्ट्रॉन को इस होल्स को जाने को ये रोकता है, इसलिए बैरियर बन गया। तो यहाँ और यहाँ के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है उसको पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। इधर लो होता है, इधर हाई, ये प्लस है ना, तो लो को हम जीरो भी बोल सकते हैं, और हाई को, ये पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए ना यहाँ के बीच VV, तो इसको पोटेंशियल डिफरेंस बोल देंगे VV। तो इसको जीरो बोलेंगे तो इसको VV बोलेंगे। डिफरेंस दोनों के बीच कितना हुआ, ये, इसी को पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। अब यदि डायग्राम इसका बनाना हो तो डायग्राम देखिए यहाँ पे ऐसे करके बना सकते हैं, ये पोटेंशियल और डिस्टेंस, इसको जीरो पोटेंशियल माने हैं तो जीरो मतलब यहाँ से यहाँ तक जीरो रहेगा, सब पोटेंशियल सेम, यहाँ से यहाँ तक सेम पोटेंशियल, तो जीरो का डायग्राम बना लीजिए। ये देखिए जीरो का डायग्राम बना ली यहाँ तक। फिर जब यहाँ से यहाँ चलेंगे तो VV तक ना, जीरो से बढ़ते बढ़ते VV तक जाएगा, तो यहाँ से बढ़ते 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 इसके सामने इसको VV बोल लेते हैं, यहाँ तक गया। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट है, यानी VV ही चला गया यहाँ से यहाँ तक, तो फिर VV चला गया, ये सब VV ही है। ये लाइन यहाँ मार्क लगा दिए। तो देखिए इतना दूर और इतना दूर को क्या बोलते हैं वो देख लेते हैं। इसको बोलते हैं ये वाला, इतना दूर को डिप्लेशन लेयर बोलते हैं, यही ना डिप्लेशन लेयर था, तो इसको डिप्लेशन लेयर बोलेंगे, डिप्लेशन रीजन या डिप्लेशन लेयर बोलिए। और ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि पोटेंशियल बैरियर है, इसको बैरियर हाइट भी बोला जाता है, इसको बैरियर हाइट। सब आपके नोट्स में मिलेगा, नोट्स बाद में देख लीजिएगा, पहले समझ लीजिए। तो फिर से हम एक बार जो भी यहाँ डिस्कस किए पीएन जंक्शन का मैकेनिज्म उसको समझते हैं। पीएन जंक्शन में P और N को एक एक साइड रखे हैं, तो एक साइड में होल्स ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। इसका कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस होने के कारण डिफ्यूजन, वर्ड ध्यान रखिएगा, डिफ्यूजन हुआ। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में, इधर लो कॉन्सेंट्रेशन है ना होल का, तो हाई से लो के डायरेक्शन में होल्स का मूवमेंट हो गया। मूवमेंट वर्ड की जगह डिफ्यूजन वर्ड बोलते हैं। डिफ्यूज किया, ये भी डिफ्यूज किया। इससे एक्चुअल मैकेनिज्म ये है, समझने के लिए ये है। एक्चुअल ये हुआ, होल्स के इधर जाने से इधर निगेटिव आयनाइज्ड एटम बचा और इधर पॉजिटिव आयनाइज्ड एटम बचा। यानी कि डिप्लेशन लेयर में एटम होता है आयनाइज्ड
होता है, वो इमोबाइल इसलिए होता है क्योंकि एटम दूसरे एटम से बंधा हुआ रहता है। तो ठीक है, ये तो समझने के लिए हुआ, लेकिन रियल हम लोग अपना समझने के लिए यहाँ पे करते, रियल मैकेनिज्म ये था समझने के लिए। यहाँ पे दोनों आप समझेंगे, होल्स उधर गया तो इधर प्लस बना दिया, होल्स जब उधर गया तो इधर प्लस बनाया, इधर माइनस बनाया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ वाले होल्स को जाने से रोकेगा, इसलिए बैरियर बन गया। इलेक्ट्रिक फील्ड बैरियर बन गया तो जो पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप होता है उसको भी पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। बैरियर इसलिए क्योंकि अब जाने नहीं दे रहा इसको, ठीक। इतना दूर को डिप्लेशन लेयर बोलते हैं और डिफरेंस को पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। इन दोनों में पोटेंशियल किसका ज्यादा पोटेंशियल होगा, एन वाला कि पी वाला का? तो ये प्लस है ना, तो एन का हाई पोटेंशियल और पी का लो पोटेंशियल। लो को जीरो यदि मान ले, इसको यदि जीरो मान ले तो वो कितना हो जाएगा, वीवी। अब यदि डायग्राम बनाए तो ये डायग्राम बनेगा, देख रहे हैं ना, ऊपर में धीरे धीरे बढ़ रहा है, यहाँ से बढ़ते बढ़ते पोटेंशियल वीवी तक, ये हाई ना हो गया, ये जीरो है तो ये वीवी है, तो इसका पोटेंशियल ज्यादा हो गया। ऊपर वाले को बैरियर हाइट बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर बोलिए या फिर हाइट जैसा दिख रहा है ना, ऊपर ऊंचा जैसा, तो इसको बैरियर हाइट बोलते हैं और इसको डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। नोट्स में यहां तक आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नोट्स को बाद में देख लेंगे, यहाँ पे समझते हैं। पी एन जंक्शन बनाए, बीच में डिप्लीशन लेयर है, इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये लो पोटेंशियल है या हाई पोटेंशियल, तब नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, ये प्लस है ये माइनस है, ठीक। यहाँ पे पी साइड में ज़्यादा होल्स है, इधर इलेक्ट्रॉन, ये सब कुछ जानते हैं। होल्स ज़्यादा है क्यों? क्योंकि इसको डोपिंग करके बनाया गया था, तो इसको मेजोरिटी चार्ज कैरियर बोलते हैं। पी साइड में मेजोरिटी चार्ज कैरियर होल्स है और एन साइड में मेजोरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है। इन दोनों का डिफ्यूजन होता था, ये डिफ्यूज करके इधर जाता था, डिफ्यूज करने से यहाँ से इधर गया, इलेक्ट्रॉन इधर आया, तो एक करंट डेवलप हो जाता है डिफ्यूजन के कारण। तो होल्स का मूवमेंट ऐसा होता ना है पी से एन में, जैसे पी है और इधर एन है, तो पी से एन के साइड में होल्स जा रहा है, तो करंट का ये डायरेक्शन एक हो गया, इस डायरेक्शन में करंट चलता है। इलेक्ट्रॉन चलता कैसे? इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चलता है, जैसे यहाँ पे देखिए होल्स हो गया प्लस चार्ज, तो होल्स जो कि पॉजिटिव चार्ज है ऐसे जा रहा है इसी डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रॉन कैसा है माइनस चार्ज, ये ऐसे जा रहा है। तो करंट किस डायरेक्शन में बोलेंगे? माइनस चार्ज इधर चलता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, और जिधर प्लस चलता है उसी के डायरेक्शन में करंट बोलेंगे। तो इन दोनों के वजह से करंट डेवलप होगा पी से एन के साइड में। तो हम लोग को क्या करेंगे, बार बार इलेक्ट्रॉन को नहीं देखना, इलेक्ट्रॉन माइनस है ना, ऐसे चलेगा तो उल्टा करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन को छोड़ दीजिए, सिर्फ होल से ही आपको पता चल जाएगा डायरेक्शन क्या है, क्योंकि ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो बात बराबर, ये इधर आएगा तो करंट तो इसी डायरेक्शन में बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन को हम लोग नहीं देखेंगे, सिर्फ होल्स को देखेंगे और उससे हम लोग करंट का डायरेक्शन देखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, इधर साइड में P बोल लेते हैं, इधर साइड में N बोल लेते हैं। तो होल्स के डिफ्यूजन के कारण, होल्स कैसे चलता, ऐसे चलता है, ये डिफ्यूजन हो रहा है। तो होल्स के डिफ्यूजन के कारण P से N के साइड में करंट डेवलप हो जाता है, इसको ऐसे बोल सकते हैं, ये करंट, इसको डिफ्यूजन करंट बोलते हैं, आई डिफ्यूजन, ठीक है। P से N के साइड में करंट चलेगा इधर से इधर, उसको डिफ्यूजन करंट बोलते हैं। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ मेजोरिटी चार्ज कैरियर है, उसका डिफ्यूजन होता है कॉन्सेंट्रेशन की वजह से, ठीक। अब ये देखिए डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन लेयर में यदि इलेक्ट्रॉन होल का पेयर बना, जंप किया, थर्मल एनर्जी मिला, तो पता है ना कि जंप करता VB से CB में इलेक्ट्रॉन गया तो ये इलेक्ट्रॉन होल का पेयर बनता है। और ये तब होता है जब कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि P टाइप N टाइप दोनों कोवैलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, यदि कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक किया, हम लोग देख चुके हैं, तो एक बॉन्ड ब्रेक करता है तो इलेक्ट्रॉन होल का एक पेयर बनता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल का एक पेयर बना, एक बॉन्ड ब्रेक किया, तो बॉन्ड क्यों ब्रेक करता है? थर्मल एनर्जी के कारण। तो होल्स किधर मूव करेगा? होल्स प्लस चार्ज ना है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ऐसा मूव करेगा। तो ये जो होल्स है, ये जो पेयर बना, तो ये जो होल्स इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ऐसा मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन ऐसा चलेगा। इलेक्ट्रॉन को छोड़ दीजिए, इस पर ध्यान नहीं दीजिए, सिर्फ होल्स पे दीजिए। हम लोग बोले ना अभी कि आपको करंट चेक करना है तो होल्स से ही आपको पता चल जाएगा। होल्स प्लस चार्ज ऐसे जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन में ऐसा ही होगा, ये करंट होगा, इसको ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। इस डायरेक्शन में चलेगा, किधर? N से P के साइड में, तो उल्टा, इसके उल्टा डायरेक्शन में N से P के डायरेक्शन में एक और करंट चलता है, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट, आई ड्रिफ्ट। तो दो तरह का करंट हो गया, दोनों आपको समझ में आ रहा है। डिफ्यूजन इधर से इधर होल्स के जाने के कारण, ड्रिफ्ट डिप्लीशन लेयर में कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक किया, इलेक्ट्रॉन होल का पेयर बना, तो तब जब इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जब मूव करता है उसको ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। तो डिफ्यूजन करंट किसके कारण है? मेजोरिटी चार्ज के कारण। और ड्रिफ्ट करंट क्या है? इलेक्ट्रॉन होल का जो पेयर बनता है तो जंपिंग के कारण न बढ़ता है, जंप करता है, तो ये तो बहुत ही कम रहता है मात्रा में। देखिए P और N जब आप बना लिए तो इसका मतलब बहुत ज्यादा डोपिंग किए हैं,
तो P और N टाइम में आपको पता है कि सिर्फ डोपिंग पे ही चार्ज डिपेंड करता है, जो जंप करता है थर्मल एनर्जी से उसका कोई मतलब ही नहीं, उसका Any ग्रेटर देन H होता है। मतलब कि इसके अंदर में देखेंगे तो Any ग्रेटर देन NH, यानी ये नेग्लिजिबल ही रहता है। तो हम यदि बात करें N टाइप और P टाइप में तो ये सब डोपिंग से बना है, जितना ही मेजोरिटी चार्ज कैरियर है। अब माइनॉरिटी इधर तो नहीं ही के बराबर है, इसके अंदर में माइनॉरिटी तब बनता है जब जंप करता है। तो जंप किया 1 2 3, बहुत ज्यादा तो जंप करता नहीं, तो उसके कारण इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनता है, तो इसको माइनॉरिटी बोलते हैं। तो हम यहाँ पे ऐसा बोलेंगे, ये जो डिफ्यूजन करंट है वो मेनली किसके कारण है? मेजोरिटी के कारण, मेजोरिटी चार्ज कैरियर के कारण। और ड्रिफ्ट करंट है, अंदर में इलेक्ट्रॉन होल का पेयर बनता है, बॉन्ड ब्रेक करता है तब ना, तो इस माइनॉरिटी के कारण है, ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण इलेक्ट्रॉन होल पेयर। ठीक है, तो आपसे ये कोई पूछे कि डिफ्यूजन करंट बढ़ाना हो तो किस पे डिपेंड करता है? मेजोरिटी पे। यानी अब डोपिंग बढ़ा दीजिए, यहाँ पे डोपिंग ज्यादा कर दीजिएगा तो होल्स इलेक्ट्रॉन ज्यादा, होल्स यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, तो डोपिंग बढ़ाने से डिफ्यूजन बढ़ सकता है। और ड्रिफ्ट कैसे बढ़ेगा? ड्रिफ्ट को चेक करते हैं क्या, वो माइनॉरिटी पे डिपेंड करता है। वो तब ना होगा जब इलेक्ट्रॉन होल का पेयर बने, जंपिंग करे, तो हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे। यदि टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो थर्मल एनर्जी बढ़ गया, उसके कारण जंपिंग होगा, जंपिंग होगा तो इलेक्ट्रॉन होल का पेयर बनेगा, और पेयर बनेगा तो क्या बढ़ेगा? ड्रिफ्ट। तो दोनों का मैकेनिज्म अलग अलग है। ड्रिफ्ट करंट माइनॉरिटी पे डिपेंड करता है, डिफ्यूजन मेजोरिटी पे डिपेंड करता है। अब दो तरह का करंट मिल गया। इक्विलिब्रियम पे ये दोनों बराबर होता है, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट दोनों बराबर होता है। और इक्विलिब्रियम पे नेट करंट इस डायोड में पी एन जंक्शन डायोड से नेट करंट 0 फ्लो करता है। अब नोट्स में जाके एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने नोट्स में चलेंगे, देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट को पढ़िए, आप भी पढ़िए। इसमें लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे मैक्सिमम होगा? सेंटर ऑफ डिप्लीशन लेयर। यानी कि ये जो डिप्लीशन लेयर है यहाँ पे, इसके सेंटर पे या मिड पॉइंट, इस डिप्लीशन लेयर के मिड पॉइंट पे या सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज़्यादा होगा। यहाँ और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, सबसे ज़्यादा सेंटर पे होगा। छोटा छोटा पॉइंट है, यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाता है। और देखिए पॉइंट क्या बोलता है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर। ये जो डिप्लीशन लेयर है, ये डिप्लीशन लेयर है, इसका चौड़ाई है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डोपिंग के। इसका मतलब ये हुआ कि जितने ज़्यादा इस दोनों को डोपिंग पे रखेंगे, इसका जितने ज़्यादा रखेंगे डिप्लीशन लेयर उतना थिन होता जाएगा, पतला होता जाएगा। तो इन दोनों को डोपिंग हाई कर देंगे तो ये पतला हो जाएगा। और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिप्लीशन लेयर भी ज़्यादा होगा। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट आपको देख के रखना है। अगला पॉइंट क्या है? पोटेंशियल बैरियर। तो इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल बैरियर होता है उसको VB बोलते हैं। तो पोटेंशियल बैरियर किस पे डिपेंड करता है? तो पहले तो कौन सा सेमीकंडक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं डोपिंग के लिए, सिलिकॉन या जर्मेनियम? तो सिलिकॉन का पोटेंशियल बैरियर VB याद रखना है 0.7 वोल्ट होता है, और जर्मेनियम का पोटेंशियल बैरियर 0.3 वोल्ट होता है। ये दोनों डाटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा आगे। तो सिलिकॉन का पोटेंशियल बैरियर 0.7, बैरियर मतलब ये दूरी, पोटेंशियल बैरियर 0.7 होगा, और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होगा। और भी ये जो पोटेंशियल बैरियर है, एक तो सेमीकंडक्टर कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, और भी छोटा छोटा पॉइंट किया और किस पे डिपेंड करता है? तो डोपिंग लेवल, जैसे डोपिंग लेवल पे ये भी डिपेंड करता था डिप्लीशन लेयर, वैसे ही पोटेंशियल बैरियर भी। डोपिंग कैसा करेंगे, ज़्यादा करेंगे कम करेंगे, उससे आपका पोटेंशियल बैरियर डिप्लीशन लेयर सब चेंज हो जाता है। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, जैसे ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता था, यहाँ प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। बायसिंग, बायसिंग एक नया वर्ड है जो आगे हम लोग सीखेंगे, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस, इसको हम लोग आगे सीखेंगे। नोट्स में आगे चलिए। आगे जब बढ़ेंगे अपने नोट्स में तो लिखा हुआ है कि पोटेंशियल जो बैरियर है ये, इसको वोल्ट मीटर से नहीं नाप सकते। पोटेंशियल बैरियर कितना है? 0.7 वोल्ट सिलिकॉन का। इस वोल्ट को वोल्ट मीटर से नहीं नाप सकते। वोल्ट मीटर क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस को नापने वाला। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये अपना PN जंक्शन है, इधर P है, इधर N है, इधर हाई पोटेंशियल है और इधर लो पोटेंशियल है, और इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसी को पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। इसको नापा नहीं जा सकता है वोल्ट मीटर से। वोल्ट मीटर लगा दे यदि सपोज कीजिए तो ये रीडिंग नहीं बताएगा। इसलिए नहीं बताएगा क्योंकि वोल्ट मीटर यदि पढ़े हो करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो आपको याद हो कि वोल्ट मीटर के लिए करंट जाना चाहिए उसमें। वोल्ट मीटर कैसा बनता था? वोल्ट मीटर के अंदर एक गैल्वेनोमीटर रहता है और एक हाई रेसिस्टेंस रहता है। इतना दूर को वोल्ट मीटर बोलते हैं।
और इसमें करंट जो जाता है IG, तो वोल्ट मीटर का जो रीडिंग होता है करंट रहेगा तभी होगा, तो IG इंटू ये दोनों सीरीज में है तो G प्लस R बोलेंगे, ये रीडिंग होता है। तो वोल्ट मीटर को रीड करने के लिए करंट चाहिए। यहाँ पे देखिएगा ये जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में अभी हम लोग देखे थे कि डिफ्यूजन करंट और इधर का ड्रिफ्ट करंट दोनों कट जाता है और नेट करंट इक्विलिब्रियम में तो जीरो होता है, कोई करंट ही नहीं होता है। तो जब करंट नहीं होगा तो इस वोल्ट मीटर से होकर कोई करंट जाएगा नहीं, तो ये रीडिंग बताएगा ही नहीं, करंट आपको जाना चाहिए इसके अंदर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि पीएन जंक्शन को वोल्ट मीटर की मदद से उसका पोटेंशियल बैरियर को, इस पोटेंशियल बैरियर को नहीं नाप सकते। पोटेंशियल बैरियर कितना था 0.7 वोल्ट, किसका, सिलिकॉन के केस में, जर्मेनियम में ये था। तो नोट्स में ये सब पॉइंट लिखा हुआ है, छोटा छोटा पॉइंट है पर यहाँ से थ्योरी बनता है, एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट एनसीईआरटी का एग्जांपल है, उसको देखते हैं। उसमें बोला गया कि पी टाइप और एन टाइप को मिलाकर इस तरह से दो अलग अलग स्लैब को मिलाकर पीएन जंक्शन बना सकते हैं क्या। तो हम स्टार्टिंग जब पढ़ाना शुरू किए थे पीएन जंक्शन तो क्या बोले थे, पी लिए एन लिए दोनों को मिला के जंक्शन बनाए, सिर्फ समझाने के लिए बोले थे। ये रियल में नहीं होता है। क्वेश्चन यही पूछा है कि क्या पी टाइप और एन टाइप के दो अलग अलग स्लैब लें, दोनों को मिला के जंक्शन बना सकते, नहीं बना सकते। इसलिए कि जब इन दोनों को जंक्शन बनाएंगे तो जहां कॉन्टेक्ट हो रहा है ये दोनों पॉइंट पे, यदि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे यानी एटॉमिक लेवल पे जाके देखें तो रफनेस इसका इतना ज्यादा होगा कि एटम के रेस्पेक्ट में इसका रफनेस बहुत ज्यादा होगा। जब रफनेस बहुत ज्यादा हो तो कांटेक्ट नहीं बन पाएगा। तो कांटेक्ट यदि पूरा कंटिन्यूअस नहीं रहेगा तो जो चार्ज कैरियर का फ्लो होता था ना, डिफ्यूजन, होल का इधर इलेक्ट्रॉन का इधर, वो कंटिन्यूअस नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूअस कांटेक्ट नहीं है। एटॉमिक लेवल पे जाके देखेंगे तो इसका रफनेस बहुत ज्यादा रहेगा। तो हम ऐसा बोलेंगे कि अलग अलग पी और एन को मिला के नहीं बना सकते, लेकिन एक ही सिलिकॉन डायोड, मान लेते हैं ये सिलिकॉन हो, इसी में एक साइड में हम डोपिंग कर दें और डोपिंग करके पी बना ले और अलग में डोपिंग करके एन बना ले, तो एक ही स्लैब के अंदर में पी और एन बना सकते हैं, अलग अलग को नहीं ला सकते। एक बार पढ़ लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट अपने नोट्स का देखते हैं, पीएन जंक्शन का बायसिंग करना। बायसिंग कहने का मतलब बैटरी को जोड़ना, बायसिंग कहने का मतलब बैटरी देख लीजिए। अभी हम लोग पीएन जंक्शन क्या कर रहे थे, कोई बैटरी लगा नहीं रहे थे, नॉर्मल पीएन जंक्शन था जिसमें नेट करंट जीरो था। अब हम बैटरी लगाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे बैटरी लगाएंगे, यहाँ पे इस तरह से बैटरी लगाते हैं और यहाँ पे उल्टा फॉर्म में बैटरी लगाते हैं। यहाँ पे देखिएगा बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये पी मतलब पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्टेड है, और यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव है इसके नेगेटिव से टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो ऐसे कंडीशन को बोलते हैं फॉरवर्ड बायसिंग और इस तरह के कंडीशन को बोलते हैं रिवर्स। तो फिर से दिमाग में डाल लीजिए, बायसिंग का मतलब जहां जहां वर्ड बायसिंग होगा तो बायसिंग का मतलब पीएन जंक्शन में एक बैटरी को लगाया जाना। फॉरवर्ड का मतलब ये हो गया प्लस प्लस आपस में कनेक्टेड, इसका पी फॉर पॉजिटिव आप मान लीजिए, तो प्लस प्लस आपस में कनेक्टेड है तो फॉरवर्ड बायस बोलेंगे। इसमें करंट ऐसे जाएगा, इधर से जाएगा करंट ऐसे। अब प्लस और माइनस आपस में जुड़ा हो तो इसको रिवर्स बायसिंग बोलेंगे और इसमें करंट ऐसे जाएगा। ठीक है, नोट्स में इस दोनों पॉइंट को आप देख लीजिए। चलिए बोर्ड पे देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, ये अनबायस्ड है मतलब कोई बैटरी नहीं, इसको इसका पॉजिटिव पॉजिटिव से लगा है तो फॉरवर्ड बायस और इसका पॉजिटिव नेगेटिव से लगा है तो ये रिवर्स बायस। सबका कंडीशन देखते हैं। इसमें देखिए तो अनबायस्ड का ये कंडीशन है, इसमें देखते हैं कौन कौन सा करंट होता है। एक इधर से इधर जाता है डिफ्यूजन, और ये यहाँ पे ड्रिफ्ट होता है, तो एक डिफ्यूजन हो गया एक ड्रिफ्ट हो गया। नेट करंट कितना हो जाता है यहाँ अनबायस के कंडीशन में, जब कोई बायसिंग नहीं किए हैं, कोई बैटरी नहीं लगाए हैं, तो ये भी करंट और ये भी करंट दोनों बराबर होता है और नेट करंट जीरो होता है। अब यहाँ पे देखते हैं, एक डायग्राम भी बना लेते हैं, वो वाला भी वाला एक्स का। तो ऐसे जाता है कर्व, फिर ऊपर जाता है, फिर ऐसे चला जाता है। इसको बैरियर हाइट या पोटेंशियल बैरियर और इसको बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। ठीक है, अब इसका चले आते हैं, इसको देखते हैं। इसमें फॉरवर्ड बायस किए हैं, फॉरवर्ड बायस में बैटरी का पॉजिटिव की पॉजिटिव से लगा दिए हैं। इसका मतलब है, देखिए क्या कर रहे हैं यहाँ पे, अच्छे से समझेंगे मैकेनिज्म को। डिप्लीशन लेयर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड ये था पहले से, और ये जो बैटरी लगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा दे रहा है करंट के डायरेक्शन में। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से ना करंट जाएगा तो ऐसा देगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि बैटरी दे रहा है। अब ये बताइए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अपोजिट है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को घटा देगा।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड घटने से डिप्लीशन लेयर पहले तो पतला हो जाएगा, जितना जैसे दिख रहा था उससे पतला हो जाएगा, यहां पे नहीं रहेगा, डिप्लीशन लेयर और पतला हो जाएगा। यहां पे हम बना लेंगे, ऐसे हो जाएगा, डिप्लीशन लेयर एकदम से पतला हो जाएगा, ये डिप्लीशन लेयर थीन हो जाएगा। थीन कैसे हुआ फिर से देखते हैं। अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड ये था, जब हम बैटरी लगाए तो उल्टा इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, अपोजिट डायरेक्शन में रहने के कारण ये इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर हो गया, वीक हो गया, इसके कारण डिप्लीशन लेयर थोड़ा पतला हो जाएगा, जो दूर था पतला हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि घट गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो घट जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया है तो पोटेंशियल बैरियर भी घट जाएगा, क्योंकि इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस को ही तो पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं ना। इलेक्ट्रिक फील्ड डीवी बराबर ई डॉट डी आर होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड घटा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी घटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा, इससे बैरियर ये भी घट जाएगा। मैकेनिज्म को बस खाली समझते चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट था, इलेक्ट्रिक फील्ड को कमजोर कर दिया, कमजोर करने से डिप्लीशन पतला हो गया, पोटेंशियल बैरियर घट गया। अब ये बताइए कि पोटेंशियल बैरियर, ये बैरियर यदि घट जाए तो यहां से यहां जो जंप कर रहा था इलेक्ट्रॉन, यानी डिफ्यूजन जो कर रहा था, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जिसको होस्ट बोल रहे हैं, यहाँ जो जंप कर रहा था डिफ्यूजन, उसको बैरियर यही रोक रहा था। अभी बैरियर ही खुद पतला हो गया, छोटा हो गया। जैसे एक रूम है जिसमें छोटा सा दीवार है, तब उसको क्रॉस कर जाएंगे, तो ये जो बैरियर था वो बहुत ही कमजोर है, तो इधर से जाने वालों को रोक पाएगा, रोकेगा नहीं, तो ये बढ़ जाएगा डिफ्यूजन। अब ये जो डिफ्यूजन है बढ़ जाएगा, क्योंकि डिफ्यूजन रुका हुआ था इसी वजह से, बैरियर के कारण। अब बैरियर ही कमजोर हो गया, खत्म हो गया बैरियर, मान लीजिए कि एकदम खत्म ही हो गया, तो डिफ्यूजन तो बढ़ जाएगा। तो हम ये करेंगे कि ये जो डिफ्यूजन इतना बड़ा एरो था, अब यहाँ पे डिफ्यूजन बड़ा हो गया, ये डिफ्यूजन बढ़ चुका, ये डिफ्यूजन ये बढ़ गया है। ठीक, डिफ्यूजन क्यों बढ़ा? क्योंकि बैरियर कमजोर हो गया है, रोकने वाला ही कमजोर है। अब देखिए ड्रिफ्ट करंट क्यों होता था? ड्रिफ्ट करंट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनता था और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण आता था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर हो गया, अंदर में घट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड खुद कमजोर हो गया। दूसरा, ड्रिफ्ट करंट जो होता है, ये जो ड्रिफ्ट करंट अंदर में होता है माइनॉरिटी के कारण होता है, माइनॉरिटी चार्ज करी इलेक्ट्रॉन होल, और इसके अंदर एक तो माइनॉरिटी कैरियर बनता नहीं जल्दी, थर्मल एनर्जी के कारण कभी कभी बनता है, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड भी कमजोर है, तो ड्रिफ्ट करंट तो एकदम खत्म ही ना हो गया, बहुत ही कमजोर हो गया। तो यहाँ पे बनाए के डायग्राम ऐसा, इतना छोटा, ये ड्रिफ्ट करंट हो गया। ये ड्रिफ्ट करंट नहीं के बराबर है, जीरो के बराबर है, यानी मेन क्या है इसमें? डिफ्यूजन करंट। तो नेट करंट को पूछे तो ये हो गया नेट करंट। नेट करंट ऐसा, और नेट करंट वो भी कौन सा? डिफ्यूजन वाला ही, यही डिफ्यूजन है, तो यहाँ बोल सकते हैं कि मेनली डिफ्यूजन करंट ही है। ये तो जीरो के बराबर, ये बहुत ही कम है। तो हम ये बोलेंगे कि फॉरवर्ड बायस में, ये जो फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस में जो करंट सर्किट में घूम रहा है, जैसे यहाँ से आया ये करंट जो घूम रहा है, ये नेट करंट, वो एक्चुअली में कौन सा करंट है? डिफ्यूजन करंट है, यही डिफ्यूजन करंट फॉरवर्ड बायस में। तो ये जो नेट करंट हो तो मिली एम्पियर में यहाँ होता है, मिली एम्पियर में रहेगा। ठीक, अभी नोट्स मत देखिए, यहाँ पे एक ग्राफ इसका भी बना लेते हैं, ये वाला ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे यदि यहाँ पे ग्राफ बनाए तो डिप्लीशन रेट क्या हो गया? पतला हो गया ना है, और पोटेंशियल बैरियर भी घट गया है, तो ये हाइट जो है ये भी घट चुका है और ये पतला हो चुका है। तो ऐसे करके डायग्राम बना सकते हैं कि ये हाइट पहले वाले से कम गया और ये जो लेयर है ये भी पतला हो गया है। ठीक है, अब देखिए अनबायस्ड को और फॉरवर्ड बायस को नोट्स में आप पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए अभी, और ये दोनों चीज को आप पढ़ लीजिए एक बार, पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, रिवर्स बायस को देखते हैं। रिवर्स बायस में क्या हुआ कि करंट इधर से गया और ऐसे चलने लगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल ऐसे है, जैसे यहाँ पे अपोजिट था और दोनों सेमी डायरेक्शन में हो गया। अब सेम डायरेक्शन में होने से इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर का तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया, तो अंदर का डिप्लेशन लेयर का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो गया, अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। अब उसके होने से डिप्लेशन लेयर यहाँ नहीं रहा और ज़्यादा चौड़ा हो गया। अब डिप्लेशन लेयर यहाँ आ गया, यानी कि डिप्लेशन लेयर जो ये है, डिप्लेशन लेयर थिक हो गया। डिप्लेशन लेयर या डिप्लेशन रीजन बोलिएगा, ये पूरा का पूरा थिक हो गया। कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होने के कारण स्ट्रॉन्ग हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर का बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो गया है, यहाँ से ऐसे बना लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो गया, इसलिए डिप्लेशन लेयर क्या हो गया? थिक हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है तो बैरियर भी स्ट्रॉन्ग हो गया, तो यहाँ लिख देंगे भी बढ़ गया पोटेंशियल बैरियर।
पोटेंशियल बैरियर क्या हो चुका, बढ़ चुका। अब बताइए पोटेंशियल बैरियर बढ़ गया तो यहां से यहां जो जंप करता था उसको रोकता कौन था, ये बैरियर। अब बैरियर इतना ज्यादा हो गया कि इधर से इधर जाने देगा। अब ये होल जो डिफ्यूज कर रहा था उसको तो खत्म ही कर देगा लगभग। तो डिफ्यूजन बहुत ज्यादा कम हो जाता है, नहीं के बराबर, इसलिए क्योंकि बैरियर बहुत ज्यादा हो गया। बैरियर मतलब इतना ज्यादा दीवार आपका ऊंचा है कि आप क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे, तो डिफ्यूजन लगभग खत्म ही हो जाता है, डिफ्यूजन बहुत घट जाता है। डिफ्यूजन तो घट गया, छोटा सा एरो बना है डिफ्यूजन का, जैसे यहाँ बड़ा था ये एकदम छोटा सा। अब ड्रिफ्ट को देखिए, ड्रिफ्ट में तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा है, तो ड्रिफ्ट करंट ज्यादा होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है, तो ड्रिफ्ट करंट ज्यादा होगा। लेकिन कितना ज्यादा होगा ड्रिफ्ट करंट, देखिए डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट में बहुत अंतर है। डिफ्यूजन था मेजोरिटी के कारण, मेजोरिटी चार्ज कैरियर जो डोपिंग से बनता है, और ड्रिफ्ट किसके कारण था, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो बनता है कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करके, यानी माइनॉरिटी के कारण। तो माइनॉरिटी चार्ज का नाम भी है माइनॉरिटी, मतलब बहुत ही कम ही चार्ज यहाँ बनता है इलेक्ट्रॉन होल पेयर। तो ड्रिफ्ट बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि बहुत ज्यादा हो गया तो थोड़ा बहुत बढ़ेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो उसके रिस्पेक्ट में थोड़ा सा ज्यादा होगा, ज्यादा नहीं, पर इसको लिखेंगे ड्रिफ्ट बहुत ज्यादा नहीं होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत ही होगा। तो इन दोनों में चूंकि थोड़ा सा ये ज्यादा है तो नेट करंट का डायरेक्शन ऐसा होगा, और वो भी कैसा होगा, माइक्रो एम्पियर में। देख रहे हैं ना, बहुत ज्यादा करंट नहीं मिलेगा ड्रिफ्ट, क्योंकि माइनॉरिटी की वजह से है वो, तो मिलेगा लेकिन माइक्रो एम्पियर। तो माइक्रो एम्पियर को न के बराबर भी बोलते हैं, ये तो मिली एम्पियर में ठीक ठाक है, माइक्रो एम्पियर न के बराबर, इसको जीरो भी कभी कभी बोल देते कि ड्रिफ्ट रिवर्स बायस में नेट करंट माइक्रो एम्पियर है, तो लगभग हम यदि बोले तो बोल देते हैं जीरो ही, यानी कि रिवर्स बायस में करंट फ्लो होता ही नहीं, ऐसे करके बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बोर्ड पे देख लीजिए, अभी इसका ये वाला ग्राफ चाहिए, ऐसा ग्राफ। तो यहाँ पे देखिए डिप्लेशन लेयर जैसे ये पतला हो चुका था, ये थीन हो चुका था, यहाँ तो डिप्लेशन लेयर बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसका ग्राफ यदि हम देखें यहाँ पे, तो इसका ऐसे ग्राफ बना सकते हैं, ऐसे जाएगा, ये ऊपर जाएगा बहुत, ऐसे जाएगा। ये हो गया बैरियर हाइट या पोटेंशियल बैरियर, बैरियर हाइट बढ़ गया है, और ये चीज़ भी और भी ज़्यादा डायग्राम बना देंगे, काफ़ी चौड़ा हो गया ना है। तो नोट्स में देख लीजिएगा, इसको चौड़ा बनाइएगा, बोलेंगे थिक, ये थिक हो गया है, और ये हाइट इंक्रीज कर गया है। ठीक है, नोट्स में एक बार पढ़ लीजिए, छोटा मोटा एक दो पॉइंटर और हम देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। पहले नोट्स में वीडियो पॉज करके इतना पढ़ लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे पी इंजेक्शन है, हम लोग देख लिए, एक डिफ्यूजन करंट होता है, एक ड्रिफ्ट करंट होता है। इसके किसके कारण होता है डिफ्यूजन, मेजोरिटी के कारण, जैसे इन दोनों को डोपिंग करते हैं तो जाता है। ड्रिफ्ट किसके कारण होता है, माइनॉरिटी के कारण, जो अंदर में डिप्लेशन लेयर में बनता है। अब यदि फॉरवर्ड बायस करें तो फॉरवर्ड बायस में, फॉरवर्ड बायस कहने का मतलब ऐसा बैटरी लगा के यहाँ से करंट हम देने वाले हैं, ये फॉरवर्ड बायस करते हैं तो ऐसे चल के करंट जाएगा। तो करंट जाएगा तो इसको क्या करेगा, उल्टा, इसके उल्टा ना है, इसके उल्टा डायरेक्शन, इसके उसी के डायरेक्शन में। तो डिफ्यूजन करंट बढ़ जाएगा, और ड्रिफ्ट करंट के उल्टा है तो ये घटेगा, तो ये बढ़ेगा और ये घटेगा। सीधा सीधा एकदम अलग स्टाइल से पढ़ लीजिए। पोटेंशियल फॉरवर्ड बायस में करंट चूंकि ऐसे होता है इस डायरेक्शन में, तो ये करंट बढ़ जाएगा और ये घट जाएगा। तो आपसे पूछेगा कि फॉरवर्ड बायस में कौन सा करंट होता है, तो फॉरवर्ड बायस में मेनली डिफ्यूजन करंट होता है, ड्रिफ्ट करंट खत्म हो जाता है। रिवर्स बायस में उल्टा हो जाएगा, ये बैटरी रिवर्स बायस में ऐसे करंट चलेगा, तो ऐसे जब चलेगा करंट तो डिफ्यूजन को घटा देगा, उल्टा है, और ड्रिफ्ट को बढ़ा देगा। लेकिन फॉरवर्ड रिवर्स में दोनों को बात को समझिए, फॉरवर्ड करंट में, फॉरवर्ड बायस में तो डिफ्यूजन होता है, ज़्यादा होता है, मिली एम्पियर, और रिवर्स बायस में जब करंट चलता है तो माइक्रो में होता है, क्योंकि ड्रिफ्ट ही तो मेन होता है ना, और ड्रिफ्ट में तो खुद ही ये करंट नहीं है, इसलिए क्योंकि ये तो माइनॉरिटी के कारण है, एक दो तो बनता ही है। तो हम देखेंगे कि रिवर्स बायस में लगभग करंट नहीं फ्लो करता है, अब जो फ्लो करता है उसको ड्रिफ्ट बोलिए, और फॉरवर्ड में सारा का सारा करंट फ्लो करता है उसको क्या बोलिएगा, डिफ्यूजन करंट बोलिएगा। अब देखिए फॉरवर्ड में ये जो करंट है वो डिफ्यूजन करंट है मेनली, और रिवर्स में जो करंट है वो ड्रिफ्ट करंट है। ये ठीक ठाक होता है फ्लो मिली एम्पियर में फॉरवर्ड में, और ये एकदम नहीं के बराबर होता है माइक्रो एम्पियर में। माइक्रो एम्पियर है तो इसको लगभग जीरो भी बोल सकते हैं, माइक्रो एम्पियर का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे नहीं हम लोग किसी पर्पज से। तो फॉरवर्ड बायस में करंट अच्छा फ्लो होता है, जिसको डिफ्यूजन भी बोलते हैं। रिवर्स बायस में करंट नहीं फ्लो होता है, नहीं के बराबर, जो भी फ्लो होता है उसको ड्रिफ्ट बोलते हैं। तो हम ये बोलेंगे कि फॉरवर्ड में आराम से करंट फ्लो हो रहा है, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो फॉरवर्ड में जो रेसिस्टेंस होगा कैसा होगा,
लो होगा, और रिवर्स में करंट एकदम नहीं फ्लो हो रहा है, बहुत ही कम, तो रेसिस्टेंस इसका बहुत ज़्यादा होगा। तो रिवर्स बायस में जो रेसिस्टेंस होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, हाई रेसिस्टेंस होता है, बहुत ज़्यादा। लो मतलब लगभग 10-11 होगा लगभग, और ये 10⁻7 होता है, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, नोट्स में ऐसा लिख दिए पॉइंट बना के कि फॉरवर्ड बायस में रेसिस्टेंस लो होता है और रिवर्स बायस में रेसिस्टेंस हाई होता है। नोट्स में देख लीजिएगा पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एन जंक्शन डायोड। पी एन जंक्शन डायोड बोलेंगे या फिर सिलिकॉन डायोड भी बोल सकते हैं, सिलिकॉन डायोड बोल सकते हैं, जर्मेनियम डायोड बोल सकते हैं। तो पी एन जंक्शन में कुछ भी हो सकता है, सिलिकॉन भी हो सकता है, जर्मेनियम भी हो सकता है, पर अभी एनसीईआरटी में आपको सिलिकॉन डायोड के बारे में बनाया गया है डायग्राम, दोनों सिमिलर है, अलग नहीं है। तो पी एन जंक्शन डायोड में आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स कहने का मतलब करेंट और वोल्टेज, तो करेंट और वोल्टेज रखते हैं। अब पी एन जंक्शन में दोनों फॉर्मेट होता है, एक फॉरवर्ड बायस एक रिवर्स बायस। तो इधर डायग्राम बनाएंगे फॉरवर्ड में और इधर बनाएंगे रिवर्स में। तो फॉरवर्ड में जो वोल्टेज होता है बैटरी, उसको उल्टा करना पड़ता है, तो ये इधर फॉरवर्ड बोलते हैं, इस वोल्टेज को इधर फॉरवर्ड बोलते हैं, फॉरवर्ड वोल्टेज या फॉरवर्ड बायस। तो इधर रिवर्स बोलेंगे, तो रिवर्स में जो वोल्टेज लिखेंगे इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार हम इधर साइड में डायग्राम देख लेते हैं कि क्या है। जैसे कि मान लेते हैं कि ये है आपका पी एन जंक्शन, फॉरवर्ड बायस कहने का मतलब इस तरह से बैटरी आप लगा दिए, और आपको पता है कि करंट इस तरह से फ्लो होगा, और ये करंट होगा मिली एम्पियर में। फॉरवर्ड बायस में तो अच्छा खासा करंट मिलता है, डिफ्यूजन करंट मिली एम्पियर में है। और इसका बैरियर कुछ होता है, मान लेते हैं कि सिलिकॉन के केस में ये बैरियर 0.7 वोल्ट होता है। सिलिकॉन के केस में सिलिकॉन डायोड बन रहा है, तो सिलिकॉन के केस में ये बैरियर होता है, ये वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है। अब इधर आ गई रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में डायग्राम देखें तो इस तरह से बनता है, और इसमें जो करंट होता है वो बहुत ही कम होता है, वेरी लेस स्मॉल, एकदम ये बहुत ही कम, और ये माइक्रो एम्पियर में होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये क्लॉकवाइज करंट है और मिली एम्पियर, यदि क्लॉकवाइज को हम प्लस बोलें तो एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे करंट आता है। रिवर्स बायस ना है, रिवर्स बायस में एंटी क्लॉकवाइज आता है, तो इसको माइनस बोलेंगे ना, डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। क्लॉकवाइज है तो प्लस बोलते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस बोलेंगे। तो ऊपर में डायग्राम बनेगा, इधर प्लस मान रहे हैं तो इधर मिली एम्पियर में बनाएंगे, ये फॉरवर्ड बायस का डायग्राम बनेगा, ये मिली एम्पियर में। और नीचे में चूंकि उल्टा डायरेक्शन चल रहा है ना एंटी क्लॉकवाइज, तो नीचे में या माइनस के केस के लिए यहाँ पे जो करंट बनाएंगे ये माइक्रो एम्पियर में बनाएंगे, और ये रिवर्स को बताएगा, करंट होगा नीचे में माइक्रो एम्पियर में। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स में ऊपर में मिली एम्पियर होगा, नीचे में माइक्रो एम्पियर होगा। मिली एम्पियर मतलब फॉरवर्ड करंट है, फॉरवर्ड बायस वाला, तो अच्छा खासा करंट है। और यहाँ पे रिवर्स बायस में जो करंट बहुत कम मिलता है, इसलिए माइक्रो में है। फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज है बाएं साइड, तो वोल्टेज को इधर दिखा रहे हैं फॉरवर्ड को प्लस में, तो रिवर्स में इसको उल्टा कर दिए हैं, तो फिर यहाँ पे माइनस लिख दिए रिवर्स में। तो बस कुछ नहीं, फॉरवर्ड बायस में ग्राफ यहाँ पे आने वाला है और रिवर्स बायस का ग्राफ यहाँ पे आने वाला है, क्योंकि करंट माइक्रो में और ये माइनस में, यानी इधर साइड में कुछ आएगा आपको, ठीक है। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है इसको समझना में। अब हम लोग फॉरवर्ड बायस शुरू करते हैं, एक एक करके समझना, नोट्स अभी नहीं देखना है। फॉरवर्ड बायस में यहाँ पे देखिए क्या होगा। फॉरवर्ड बायस में पोटेंशियल बैरियर है कितना, 0.7। यहाँ पे अप्लाई वोल्टेज आप करते हैं 0.1 वोल्ट, यानी जितना बैरियर है उससे कम आप अप्लाई किए हैं तो करंट फ्लो होगा। जैसे कोई दीवार है, उसको फाड़ने के लिए, उसको क्रॉस करने के लिए कम से कम उतना हाइट तो आपको करना पड़ेगा। आप मान लेते हैं इतना ऊंचा दीवार है, यहाँ से लेकर यहाँ तक दीवार है, आप जब भी जंप करते हैं तो इतना ही जंप कर पाते हैं, तो कहाँ से क्रॉस कर पाएंगे, नहीं, मिनिमम तो इतना दूर तक आना पड़ेगा। सेम चीज बैरियर आपका है 0.7, आप लगा रहे हैं कितना, 0.1, तो करंट जाएगा, करंट जीरो रहेगा, तब करंट नहीं जाएगा। तो मिनिमम ये करंट जो अप्लाइड हो कितना होना चाहिए, बैरियर के बराबर मिनिमम होना चाहिए, तब करंट शुरू होगा फ्लो करना, नहीं तो करंट जीरो रहेगा। तो ये मिनिमम आपको लाना पड़ेगा 0.7 वोल्ट पे, तब करंट ये नोटिस होगा। उसके बाद जैसे आगे बढ़ाते जाएंगे 0.8, तब करंट शुरू हो जाएगा मिलना। तो देखिए ग्राफ कैसा आएगा। पोटेंशियल बैरियर मान लेते हैं कि यहाँ पे ये पोटेंशियल बैरियर है, तो यहाँ तक करंट कुछ नोटिस नहीं होगा, यानी कि पोटेंशियल बैरियर के उससे छोटा यदि अप्लाइड वोल्टेज उससे कम है अप्लाइड वोल्टेज, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं 0.3 वोल्ट,
इस कंडीशन में ये पोटेंशियल बैरियर 0.7, उससे यदि कम रखते हैं, ये 0.7 कर लीजिए, उससे यदि कम रखते हैं तो करंट 0 मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही बैरियर से ऊपर निकल जाए, जैसे कि 1 वोल्ट लगा दिए, तो जैसे ही बैरियर से आगे बढ़ेंगे तो करंट बढ़ेगा, लेकिन धीरे से नहीं बढ़ेगा, अचानक से बढ़ेगा। जैसे कोई बाउंड्री हो, दीवार हो, आप इसको इमेजिन कीजिए, कोई बाउंड्री हो, पानी जा रहा है, पानी जा रहा है, पानी जा रहा है। अब जब दीवार टूटेगा, जब टूट जाएगा, यानी बैरियर को क्रॉस जैसे ही करेगा तो अचानक से तेजी से पानी जाएगा। तो यहाँ भी करंट अभी तक 0 मिलता है, जैसे ही बैरियर को क्रॉस करता है, करंट बहुत ही शार्पली ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो ये लीनियर नहीं होता, एक्सपोनेंशियल होता है। एक्सपोनेंशियली करंट राइज कर जाता है। तो इस ग्राफ को अच्छा समझते हैं। बैरियर के नीचे रहेगा अप्लाइड वोल्टेज, ये अप्लाइड वोल्टेज यदि बैरियर से कम है तो करंट नहीं मिलेगा, करंट 0 मिलेगा। बैरियर को क्रॉस करते ही करंट बहुत तेजी से शार्पली आगे बढ़ेगा, एक्सपोनेंशियली। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनता है कि ओम्स लॉ को फॉलो करता है कि नहीं। ओम्स लॉ, ओम्स क्या था, V बराबर ओम्स लॉ V इक्वल टू IR, ये तो लीनियर होता था ना, ये लीनियर ग्राफ होता है ओम्स लॉ। तो हम बोलेंगे कि ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। ओम्स लॉ V बराबर IR होता है, लीनियर, तो बोलेंगे ओम्स लॉ को पीएन जंक्शन डायोड ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। यानी कि आप वोल्टेज बढ़ाएंगे और उसी के अनुसार करंट बढ़ेगा, ऐसा नहीं होगा। बढ़ेगा तो बहुत अचानक से बढ़ जाएगा, और नहीं बढ़ेगा तो 0 ही मिलेगा। तो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक, अब हम चले आते हैं, और हाँ, इस वोल्टेज का अलग अलग नाम है। ये जो वोल्टेज है बैरियर वोल्टेज, इसको अलग अलग आप देखेंगे नाम है। एनसीईआरटी में इसको नी वोल्टेज भी बोलते हैं। तो इसको पोटेंशियल बैरियर बोलेंगे, थ्रेशोल्ड वोल्टेज बोलेंगे, नी वोल्टेज भी बोलते हैं, नी वोल्टेज भी बोलेंगे। आपके क्वेश्चन में पूछ देगा कि नी वोल्टेज क्या है, तो सब बताएंगे कि नी वोल्टेज के बाद बढ़ जाता है। नी वोल्टेज मतलब बैरियर ही है। सिलिकॉन का कितना है 0.7, जर्मेनियम का कितना है 0.3। तो फॉरवर्ड बायस का आपका ग्राफ समझ में आ गया। अब रिवर्स बायस में आते हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए अभी और नोट्स में जाके फॉरवर्ड का जो भी लिखा हुआ है नोट्स में सारा बात पढ़ लीजिए, तब आप रिवर्स शुरू कीजिए। ठीक है, रिवर्स बायस अब शुरू करते हैं। रिवर्स बायस में देखिए होगा क्या, यहाँ तो करंट बहुत कम मिलता है। ये वोल्टेज को, इस वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज को कितना भी बढ़ाइए, इसको कितना भी बढ़ाइए, फर्क नहीं पड़ता, करंट वेरी स्मॉल है, बहुत ही कम है, माइक्रो में। तो नीचे ग्राफ जाएगा और वोल्टेज माइनस में जाएगा, क्योंकि उल्टा कर दिए, ये था ऐसा, यहाँ पे उलट दिए हैं इसको, तो माइनस बोल रहे हैं। तो इस दर हम बढ़ाना शुरू कर रहे हैं तो करंट नहीं मिल रहा है, करंट एकदम कम मिल रहा है, एकदम यहाँ पे देखिए माइक्रो एम्पियर में 0.1 माइक्रो एम्पियर, एकदम कम करंट मिल ही नहीं रहा है। तो बहुत ही कम करंट मिलता है। बस ऐसे ही डाटा बताएं समझाने के लिए। अब हम वोल्टेज को और बढ़ाते जा रहे हैं, इसको बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ नहीं रहा है। देख रहे हैं ना, कांस्टेंट हो चुका है। जितना भी बढ़ा रहे हैं तभी कांस्टेंट ही है। और इसका ग्राफ क्या है कि ये जो कांस्टेंट है इसको बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो इसका नाम हो जाता है रिवर्स सैचुरेशन करंट। अब बहुत ही कम रहता है, 1 माइक्रो एम्पियर, 0.1 माइक्रो एम्पियर, ऐसा करके बोल सकते हैं। तो फिर से समझते हैं रिवर्स सैचुरेशन क्या है। जैसे रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाना शुरू कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो ये जो करंट है, ये करंट बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। इसलिए नहीं बढ़ता है क्योंकि माइनॉरिटी जो चार्ज कैरियर है, ये जो क्या रिवर्स बायस में जो करंट आता आई, ये तो मेनली ड्रिफ्ट होता है। ये कौन सा करंट होता है, ये ड्रिफ्ट करंट होता है। और ड्रिफ्ट करंट किसके वजह से होता है, माइनॉरिटी के कारण होता है। और माइनॉरिटी चार्ज आता ही नहीं इतना जल्दी, वो तो जंप करेगा तभी बनता है। तो रिवर्स बायस में जो करंट मिलता है वो नहीं के बराबर मिलता है। यानी वोल्टेज आप कुछ भी लाख प्रयास कीजिए, करंट आपका नहीं बढ़ेगा, वो कांस्टेंट रह जाएगा, एकदम कम कांस्टेंट। देख रहे हैं ना, माइक्रो एम्पियर बहुत कम है। तो ये बहुत ही कम है और प्लस कांस्टेंट ही है, इसलिए उसका नाम बोलते हैं कि चूंकि कांस्टेंट हो गया तो इसको बोलेंगे सैचुरेट कर गया, इसलिए इसका नाम हो गया रिवर्स सैचुरेशन करंट। अब हम वोल्टेज को और बढ़ा रहे हैं, और बढ़ाते 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 एक समय ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा ब्रेकडाउन हो जाएगा। ब्रेकडाउन को समझिए क्या हुआ। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते अगर ऐसा होगा कि इसके अंदर में जो डिप्लीशन लेयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इतना ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, ये जो वोल्टेज जितने बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत होगा, अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड इतना मजबूत हो जाएगा कि अंदर का सारा कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। ब्रेक करेगा तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर मिलेगा। जैसे ही पेयर मिलेगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण बहुत ही तेजी से फ्लो करेगा और अचानक से शार्पली आपको करंट मिलेगा। तो इतना ज़्यादा जो करंट मिलता है, तो अचानक से जो करंट फ्लो करेगा तो ओवर हीटिंग के कारण डैमेज हो जाएगा। ये जो डायोड है, पी इंजेक्शन डायोड, रिवर्स बायस में बहुत ज़्यादा जो ब्रेकडाउन के बाद जो करंट फ्लो करता है, इतना ज़्यादा कि पूरा जल जाता है, ब्रेकडाउन कर जाएगा, डैमेज कर जाएगा पूरा। इसीलिए रेटिंग इसमें लगाया रहता है कि इतना से ज़्यादा करंट को लेकर जाना नहीं है, उससे ज़्यादा जाएगा तो जल जाएगा। ठीक,
और ये जहां पे ब्रेकडाउन होता है उसको बोलते हैं, जहां पे जिस वोल्टेज पे ब्रेकडाउन होता है उसको ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। और ये किस पे डिपेंड करता है, ये डोपिंग लेवल पे डिपेंड करता है। देखिए यहाँ पे ये पोटेंशियल बैरियर है, हम लोग पहले पढ़े अपने नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट पे लिखे थे ना, पोटेंशियल बैरियर किस पे डिपेंड करता है, तो पोटेंशियल बैरियर भी, ये जो पोटेंशियल बैरियर है ये सब डोपिंग लेवल पे ये भी डिपेंड करता है। और यहाँ भी ब्रेकडाउन जो वोल्टेज है ये भी डोपिंग लेवल पे डिपेंड करता है। तो ध्यान रखिएगा, ब्रेकडाउन वोल्टेज हो या फिर पोटेंशियल बैरियर, दोनों डोपिंग लेवल पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखिएगा ब्रेकडाउन वोल्टेज पे जैसे ही जहां पे ब्रेकडाउन हो गया यानी कि करंट बहुत ज्यादा चला गया, उस वोल्टेज को ब्रेकडाउन वोल्टेज, इसको बोला जाता है ब्रेकडाउन वोल्टेज। अब फिर से इसको दिखाते हैं रिवर्स बायस में क्या क्या हम लोग सीखे। रिवर्स बायस में वोल्टेज बढ़ाएंगे करंट नहीं बढ़ेगा, करंट कांस्टेंट रहता है, अब बहुत ही कम मिलता है, माइक्रो एम्पीयर में मिलता है। ये हो गया रिवर्स सैचुरेशन करंट। उसके बाद एक समय ब्रेकडाउन हो जाता है कोवैलेंट बॉन्ड सारा ब्रेक करने के कारण, तो करंट बहुत ज़्यादा मिलता है, इसी में ये डायोड को जलने का खतरा होता है, जल डैमेज हो जाएगा। और जिस पे होता है जिस वोल्टेज, उसको ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं। अब इसका कुछ प्रॉपर्टी है, इसके प्रॉपर्टी को भी आपको जानना है। रिवर्स सैचुरेशन करंट का क्या क्या प्रॉपर्टी है या इसका क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर में है। तो पहला तो ये बहुत ही कम होता है, माइक्रो एम्पियर में होता है। रिवर्स सैचुरेशन करंट ये जो अप्लाइड वोल्टेज इस पर डिपेंड नहीं करता, यदि रहता तो ये बढ़ते चला जाता ना, ये ग्राफ नीचे की तरफ जाता ना, तो ऐसा नहीं, ये कांस्टेंट है। तो हम बोलेंगे रिवर्स सैचुरेशन करंट अप्लाइड वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता, तो किस पे डिपेंड करता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। रिवर्स सैचुरेशन करंट एक्चुअली में क्या है, ड्रिफ्ट है, जो इधर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है रिवर्स में। तो रिवर्स सैचुरेशन करंट एक्चुअली में ड्रिफ्ट है, किस पे डिपेंड करता है, माइनॉरिटी पे। अब माइनॉरिटी चार्ज किस पे डिपेंड करता था, थर्मल एनर्जी, टेम्परेचर पे। तो हम बोलेंगे रिवर्स सैचुरेशन करंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेगा ना। तो यहाँ पे बोलिएगा कि एवरी 10 डिग्री राइज, यदि 10 डिग्री सी टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो जितना आ रहा है रिवर्स सैचुरेशन उसका दुगना हो जाता है। नोट्स में सारा पॉइंट रिवर्स बायस का एक बार आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। यहाँ पे देखिए ये फॉरवर्ड का डायग्राम है इधर का, और ये रिवर्स का डायग्राम है। तो फॉरवर्ड और रिवर्स में पीएन जंक्शन डायोड का रेसिस्टेंस निकाला जाता है। काट लीजिए, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड का डायग्राम हो गया आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये हो गया रिवर्स का। फॉरवर्ड में पीएन जंक्शन डायोड और रिवर्स बायस में किस में रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है, फॉरवर्ड में रेसिस्टेंस बहुत ही कम होता है क्योंकि आराम से करंट फ्लो करता है, और रिवर्स में बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि करंट एकदम जीरो के बराबर होता है, ये हम लोग जान चुके थे। तो पूछा जाता है कि फॉरवर्ड में और रिवर्स में रेसिस्टेंस कितना होगा। तो जो डायोड का जो रेसिस्टेंस है या तो फॉरवर्ड या रिवर्स, उसको डायनेमिक रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो डायनेमिक रेसिस्टेंस फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में। फॉरवर्ड के लिए आर फॉरवर्ड लगा लेते हैं और रिवर्स के लिए आर आर कर लेते हैं। तो फॉर्मूला वही है, डेल्टा वी बाई डेल्टा आई, यहाँ भी डेल्टा वी बाई डेल्टा आई। रेसिस्टेंस यही हो गया, रेसिस्टेंस वोल्टेज बटा करंट। तो यहाँ पे देखिएगा कैसे करके आपको क्वेश्चन में रहेगा, एनसीईआरटी में एग्जांपल है इसलिए करवा रहे हैं। जैसे कोई 2 पॉइंट मार्क लगा देगा कहीं भी, एक यहाँ पे पॉइंट लगा दिए मार्क, एक यहाँ पे, कोई भी 2 पॉइंट दिया रहेगा, इसमें दिया रहेगा ये 10 हो, ये 20 हो, और यहाँ पे 2 पॉइंट होगा, ये भी कुछ भी होगा, ये 0.7 होगा जो बैरियर है, और ये 0 पॉइंट हो सकता है कि 0.8 हो, जो भी हो। तो यहाँ से ये हो गया डेल्टा आई, और ये जो चीज़ होगा वो डेल्टा वी होगा। तो डेल्टा वी यहाँ से लेकर आएंगे, यहाँ पे डालेंगे, और डेल्टा आई के लिए यहाँ से लेकर आएंगे और डेल्टा आई को यहाँ पे डालेंगे। तो जो आएगा ये लो वैल्यू आएगा, ये जो भी आएगा ये हाई वैल्यू आएगा। लो मतलब ये 10 के अप्रोक्स, 10 ओम के अप्रोक्स, और हाई मतलब 10⁻7 के अप्रोक्स आता है। इसको भी आप ध्यान रहेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। ये लगभग 10 ओम के अप्रोक्स आएगा, और ये हाई आता है 10⁻7 के अप्रोक्स। तो नोट्स में इस पॉइंट को देख लीजिए, दोनों ही रेसिस्टेंस का नाम है डायनेमिक रेसिस्टेंस। तो फॉरवर्ड में भी पूछ सकता है या रिवर्स में भी पूछ सकता है। एनसीईआरटी के एग्जांपल उसको करके देखेंगे और ज़्यादा क्लियर होगा। पहले नोट्स में पढ़ लीजिए इस पॉइंट को। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जेई में पूछा जा चुका है, नीट में नहीं पूछा है, तो नीट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो देखिए क्या है, ये ग्राफ आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिया डायोड का, जो भी ग्राफ है दिया हुआ सब देख लेंगे हम लोग। पूछा क्या उसको देख लेते हैं। ये फॉरवर्ड बायस इधर हो गया, इधर रिवर्स बायस हो। फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ डायोड।
तो रेसिस्टेंस ऑफ डायोड का क्या बोलते हैं, डायनेमिक रेसिस्टेंस भी बोलते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, सिर्फ रेसिस्टेंस। ठीक, करंट इतना पे और इतना पे, दो क्वेश्चन है। करंट 15 मिली एम्पियर, तो यहाँ से हम लोग देखते हैं मिली एम्पियर में करंट है, इसका मतलब ज़्यादा करंट है। फॉरवर्ड बायस में ज़्यादा करंट मिलता है और रिवर्स बायस में कम। रिवर्स बायस में माइक्रो में मिलता है, फॉरवर्ड बायस में मिली में मिलता है। तो क्वेश्चन लिखा है 15 मिली एम्पियर, तो मिली एम्पियर का जो डाटा बताता है कि ये फॉरवर्ड बायस में है। तो यहाँ पे देखिएगा ये फॉरवर्ड बायस का ग्राफ है ये वाला, तो मिली एम्पियर में डाटा है, मतलब कि करंट कहाँ पे है, जो क्वेश्चन में बोला गया है कि 15 मिली एम्पियर हो करंट, यानी कि ये हो गया 15 मिली एम्पियर, ये 10 है, ये 20 है, बीच में 15 एम्पियर, तो यानी कि 15 मिली एम्पियर पे चाहिए अपने को रेसिस्टेंस। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सारा कंडीशन फॉरवर्ड बायस का है, तो फॉरवर्ड बायस में रेसिस्टेंस निकाल लेंगे। ये वोल्टेज -10, -10 कब होता है, वोल्टेज इधर आता है तब ना माइनस में होता है, तो -10 कहने का मतलब ये रिवर्स बायस है। बस ये 15 वोल्ट का और कोई यूज नहीं है, 15 मिली एम्पियर है इसका कोई यूज नहीं है। 15 मिली एम्पियर सिर्फ ये बताने के लिए है कि वो बायसिंग कैसा है, फॉरवर्ड बायस है। आपको पता है कि फॉरवर्ड में रेसिस्टेंस कम होता है, बहुत कम, और रिवर्स में रेसिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा होता है। अब शुरू करते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स का। फॉरवर्ड में रेसिस्टेंस और रिवर्स में दोनों के लिए फार्मूला वही है, डेल्टा वी बाई डेल्टा आई। इसके लिए भी डेल्टा वी बाई डेल्टा आई। डेल्टा वी इसके लिए, इस कंडीशन के लिए डेल्टा वी तो ये है, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0.1 होगा, और डेल्टा आई करंट ये हो गया। देखिए इसके ये जो वोल्टेज है इसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट ये है, और इस वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग ये है। ये इसका कोई डाटा का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ ये इसलिए दिया था चेक करने के लिए कि फॉरवर्ड है कि रिवर्स। तो 20 में से 10 गया तो 10 बना, मिली एम्पियर है तो मिली मतलब 10⁻³ अब देखिए यहाँ से एडजस्ट करेंगे तो यहाँ बनेगा, एक तो पॉइंट यहाँ से ख़त्म होगा, एक यहाँ से ख़त्म होगा, ये बच जाएगा 10⁻⁻1 और यहाँ 1 बचेगा, क्योंकि एक यहाँ है पॉइंट 10⁻⁻1, एक खत्म हो गया, एक यहाँ से ख़त्म होगा, तो ये बचेगा ऊपर जाकर 10 ओम। यहाँ पे आ जाइए डेल्टा भी, इस कंडीशन में डेल्टा भी यहाँ से यहाँ के बीच डेल्टा भी करेंगे तो इन दोनों को घटाएंगे तो 10 बचेगा, माइनस में नहीं बताना है। और डेल्टा आई करंट, इतना दूर करंट है तो ये तो माइक्रो में होता है, तो 1 माइक्रो एम्पियर है। माइक्रो एम्पियर को चेंज करें तो इसको लिखेंगे 10⁻⁻6, ये ऊपर जाएगा तो एक ये हो गया, एक ये वाला और एक 6 10⁻7। ये बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस मिला और ये बहुत कम है, ये लो रेसिस्टेंस। हमको पता भी है कि फॉरवर्ड में रेसिस्टेंस कम, रिवर्स में ज़्यादा। तो यही क्वेश्चन यही डाटा के साथ जेई में 1-2 बार पूछा गया है, नीट अभी तक नहीं पूछा है, तो पूछ सकता है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इस चीज़ को समझने से पहले यहाँ पे आते हैं, इसमें क्या किए हैं, पीएन जंक्शन है, फॉरवर्ड बायस है, ये डिप्लीशन लेयर है, और पतला भी चाहे तो बना सकते हैं यहाँ पे, इतना नहीं तो छोटा सा और बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक रेसिस्टेंस ले लिए, एक वोल्टेज, सेम इसी का डायग्राम ही है। ये जो पीएन जंक्शन है, फॉरवर्ड बायस में रेसिस्टेंस एकदम न के बराबर कम होता है, 10 ओम जैसे अभी देखे थे, तो कम रेसिस्टेंस होता है, लेकिन कुछ तो कुछ होता है। तो ये रेसिस्टेंस इसी का, ये रेसिस्टेंस बना लिए है फॉरवर्ड बायस में, ये फॉरवर्ड है, ऐसे करके करंट चल रहा है। अब देखिए उसको छोड़ दीजिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी को ध्यान रखिए कि जो वोल्टेज लगाए हैं, वोल्टेज ड्रॉप सिर्फ यहाँ पे होता है रेसिस्टेंस के अक्रॉस, यानी रेसिस्टेंस के अक्रॉस यदि चेक किया जाए तो आईआर बोलेंगे, आईआर कितना के बराबर होगा, इसी वी के बराबर। तो हम बोलेंगे कि इस पूरे सर्किट में यदि यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, इतना दूर का कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, वोल्टेज ड्रॉप इतना दूर का कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, क्योंकि सब तो वायर सेम है, सेम पोटेंशियल पे, सारा का सारा पोटेंशियल सेम है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं। और यहाँ से यहाँ तक वायर है तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ नहीं, क्योंकि ये सारा का सारा जो है सेम पोटेंशियल पे है, तो वोल्टेज ड्रॉप नहीं। ये जो वोल्टेज आप अप्लाई किए हैं वो सारा का सारा ड्रॉप कहाँ पे आ गया, सिर्फ रेसिस्टेंस के पास, क्योंकि फार्मूला होता है V बराबर IR। तो हम ये बोलेंगे कि जो अप्लाइड वोल्टेज है वो सिर्फ रेसिस्टेंस जहाँ दिखता है वहाँ पे ड्रॉप लेता है, वहीं पे ड्रॉप होता है, डिफरेंस होता है। यहाँ पे आ जाइए, जब ये वोल्टेज आप लगाए हैं तो पीएन जंक्शन में ये जो डिप्लीशन लेयर है, सिर्फ यहीं पे ये वोल्टेज जो लगाए हैं वही ड्रॉप करता है, क्योंकि सिर्फ इसी का रेसिस्टेंस होता है। इधर वोल्टेज ड्रॉप कुछ नहीं होता, यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप 0 होता है, और फिर इधर का भी वोल्टेज ड्रॉप 0 होता है।
इतना दूर का कोई रेसिस्टेंस नहीं, इतना दूर का कोई रेसिस्टेंस नहीं, और इतना दूर का कोई रेसिस्टेंस नहीं। रेसिस्टेंस सिर्फ किसके अंदर आता है, सिर्फ डिप्लीशन जो लेयर है, जो डिप्लीशन लेयर है, सिर्फ इतना दूर का रेसिस्टेंस होता है। इसीलिए जो वोल्टेज लगाते हैं वो ड्रॉप सारा का सारा यहीं पे होता है। और अब ग्राफ भी देखे होंगे तो पहले ऐसे ग्राफ जाता है जीरो पोटेंशियल, फिर जो डिफरेंस है पोटेंशियल का ये ऊपर जाता है, फिर यहाँ से यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप जीरो है तो मतलब कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। एक बार ऊपर जाता है इतना दूर में आपको दिखेगा ऊपर जाता हुआ, बाकी यहाँ कांस्टेंट है, इधर कांस्टेंट है। तो एक बार आप नोट्स में इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उसके पहले वीडियो को पॉज कीजिए, अपने नोट्स में जाइए और पीएन जंक्शन जहाँ से स्टार्ट किए थे पढ़ना पूरा का पूरा रिवाइज कर लीजिए, ताकि आपका स्पीड अच्छा रहे क्वेश्चन बनाते समय। तो ठीक है, क्वेश्चन शुरू करते हैं। पेज नंबर 40 का क्वेश्चन नंबर 4, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। देखिए क्या है, कह रहा है कि व्हेन फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड, पीएन जंक्शन में फॉरवर्ड बायस अप्लाई करें तो क्या होगा। पहला ऑप्शन, सारा का सारा ऑप्शन हम लोग देखेंगे। पहला है राइजेज द पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर राइज तो नहीं करता, डिक्रीज कर जाता ना, पोटेंशियल बैरियर छोटा हो जाता है, डिप्लीशन रीजन थिन हो जाता है, तो पहला नहीं होगा। दूसरा, रिड्यूसेस द मेजोरिटी कैरियर करेंट। अब यहाँ पे अच्छे समझते हैं, मेजोरिटी कैरियर करंट का मतलब क्या होगा। मेजोरिटी किसके कारण, मेजोरिटी के कारण क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। पीएन जंक्शन में एक डिफ्यूजन था, एक ड्रिफ्ट था। डिफ्यूजन था मेजोरिटी चार्ज कैरियर के कारण और ड्रिफ्ट था माइनॉरिटी कैरियर के कारण, तो डिफ्यूजन बढ़ जाता ना है यहाँ। तो कह रहा है कि रिड्यूसेस द मेजोरिटी कैरियर करंट, यानी कि डिफ्यूजन करंट के बारे में बोल रहा है कि घट जाता है, ये तो बढ़ जाता ना फॉरवर्ड बायस में, तो ये गड़बड़ है। सी है लोअर द पोटेंशियल बैरियर, एकदम सही है, घट जाता है पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, इसका आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पेज का, पेज नंबर 40 का ही क्वेश्चन नंबर 10, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि वी नॉट इज द पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस पीएन जंक्शन व्हेन नो बैटरी इज कनेक्टेड, यानी कि वी नॉट है पोटेंशियल बैरियर अनबायस्ड कंडीशन, यदि बैटरी नहीं लगा है तो अनबायस्ड हो गया। अब देखिए दो और डायग्राम बनाया है, एक ऊपर में यानी उसके ऊपर और एक नीचे। तो आपको पता ही है कि फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, घट जाता है, वो जो पोटेंशियल बैरियर या बैरियर हाइट जिसको बोलते हैं वो घट जाता है, और रिवर्स बायस में तो बहुत बढ़ जाता है। तो जो ऊपर में 1 बना हुआ है डायग्राम, ये रिवर्स के लिए होगा और नीचे वाला होगा फॉरवर्ड के लिए। तो कौन सा ऑप्शन हो गया इसका, इसका ऑप्शन पहला तो नहीं हुआ, इसका ऑप्शन बी हो गया। बी में बोलता है कि 3rd कॉरेस्पॉन्ड टू फॉरवर्ड, सही है, और 1 कॉरेस्पॉन्ड टू रिवर्स, ये भी सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 18 का क्वेश्चन नंबर 5, ये नीट 2020 का क्वेश्चन है। देखिए क्या है, करा इंक्रीज इन विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन लेयर का विड्थ कब बढ़ता है, फॉरवर्ड में कि रिवर्स में। फॉरवर्ड में इसका डिप्लीशन लेयर का विड्थ छोटा हो जाता है और रिवर्स में बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, पहला ऑप्शन इंक्रीज इन फॉरवर्ड करंट, ऐसा नहीं है, फॉरवर्ड बायस ओनली, रिवर्स बायस ना, ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 19 का क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, ये नीट 2018 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि पीएन जंक्शन डायोड चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू हीटिंग। अब क्वेश्चन में करता है कि टेम्परेचर को बढ़ाएं, हीट करें, तो पीएन जंक्शन में क्या फर्क पड़ेगा। तो हम लोग को पता है कि हीट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन होल का पेयर बनेगा, जंपिंग शुरू हो जाएगा, यानी कि फॉरवर्ड बायस में भी चेंजिंग आएगा, रिवर्स बायस में भी चेंजिंग आएगा, दोनों तरफ ओवरऑल पूरा का पूरा वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है, पूरा का पूरा ग्राफ बदल जाएगा। तो कौन सा इसका आंसर होगा, इसका आंसर डी होगा, इफेक्ट ओवरऑल वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पेज नंबर 20 का क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन कर रहा है पोटेंशियल बैरियर ऑफ पीएन जंक्शन डिपेंड्स ऑन, पोटेंशियल बैरियर किस पे डिपेंड करता है। तो अपने नोट्स में हम लोग देख चुके हैं टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, यानी सिलिकॉन यूज करते हैं कि जर्मेनियम यूज करते हैं। सिलिकॉन में 0.7 होता है, जर्मेनियम में 0.3 वोल्ट होता है बैरियर। तो सेमीकंडक्टर पे भी डिपेंड करता है। अमाउंट ऑफ डोपिंग ज़्यादा कर रहे हैं कि कम कर रहे हैं, उससे भी बैरियर में फर्क पड़ेगा। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे तो अभी देखे थे ना कि सारा का सारा चीज़ चेंज हो जाता है। तो इसका तीनों का तीनों होगा, यानी इसका आंसर डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेज नंबर 21 का क्वेश्चन नंबर 34। ये नीट 2013 का है। ये सारा इस इधर का जो सेक्शन है, इधर से सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा रहता है। कह रहा है कि अनबायस्ड पीएन जंक्शन होल्स डिफ्यूजेस फ्रॉम पी रीजन टू ए रीजन बिकॉज। कह रहा है कि डिफ्यूजन होल्स का या इलेक्ट्रॉन का क्यों होता है। तो हम लोग जान चुके हैं डिफ्यूजन होता है कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस के कारण, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन के साइड में डिफ्यूज करता है। तो ऑप्शन देखिएगा क्या था, अट्रैक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, से नहीं होगा। द हायर होल कॉन्सेंट्रेशन इन पी रीजन देन इन एन रीजन, यही सही है ना, हायर होल कॉन्सेंट्रेशन है, बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 22 का क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन में कहता है इन फॉरवर्ड बायसिंग पीएन जंक्शन क्या क्या होता है फॉरवर्ड में।
तो पहला ऑप्शन है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कनेक्टेड टू पी साइड, ये सही है। आगे क्या लिखा है, डिप्लीशन रीजन बिकम थिक, ये तो गड़बड़ है, डिप्लीशन रीजन तो थिन हो जाता है। वैसे ही देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सबसे फिट बैठ रहा है, ऑप्शन डी सबसे अच्छा लग रहा है। देखिए क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी इज कनेक्टेड टू द पी साइड और डिप्लीशन रीजन बिकम थिन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 25 का क्वेश्चन नंबर 69। देखिए क्या है, एप्लीकेशन ऑफ फॉरवर्ड बायस टू द पीएन जंक्शन क्या होगा, वाइडन द डिप्लीशन जोन, नहीं डिप्लीशन रेंज पतला हो जाएगा। इंक्रीजेज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिप्लीशन जोन, पोटेंशियल डिफरेंस अब घट जाएगा ना, पोटेंशियल बैरियर के बारे में बोल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब पोटेंशियल बैरियर तो घट जाता है। इंक्रीज द नंबर ऑफ डोनर ऑन एन साइट, ये सब तो होगा नहीं, डोनर तो एटम होता है ना, तो डोपिंग करते हैं, तो ये सब नहीं बढ़ेगा। अगला है डिक्रीज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लीशन जोन, ये सही है। फॉरवर्ड बायस में करते हैं तो उल्टा डायरेक्शन में होता है, अंदर में एन से पी के साइड में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अंदर में डिप्लीशन में, और जब फॉरवर्ड बायस करते हैं तो एक्सटर्नल जो लगाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट हो जाता है, ये इधर रहता है ये इधर रहता है, अपोजिट होने के कारण डिप्लीशन जोन में इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा, तो आंसर इसका डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 26 का 83 कह रहा है कि पीएन जंक्शन में क्या होगा, हाई पोटेंशियल एन साइड, लो पोटेंशियल पी साइड। तो हाई और लो पोटेंशियल चाहिए, तो ये तो बहुत ही क्लियर है, बहुत ही आसान है। पीएन जंक्शन करते हैं तो होल्स निकल कर इधर जाता है, तो जिधर जाएगा उसको पॉजिटिव कर देगा और जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा उधर माइनस करेगा। हाई पोटेंशियल कौन रहता है, एन साइड, एन वाला साइड हाई पोटेंशियल पे है, तो कौन सा हो गया, हाई पोटेंशियल एन साइड, लो पोटेंशियल पी साइड, ए आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 28 का क्वेश्चन नंबर 111। ये क्वेश्चन ठीक ठाक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पुराना क्वेश्चन है मेडिकल का। देखिए क्या है, कर इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ कैरियर्स, ठीक है, कैरियर्स मतलब वही चार्ज कैरियर, मेजोरिटी कैरियर भी हो सकता है, माइनॉरिटी भी हो सकता है। फॉरवर्ड बायस में ये बताइए कि फॉरवर्ड बायस में डिफ्यूजन करंट ही मेनली होता है, और डिफ्यूजन किसके कारण होता है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर के कारण। तो एक बार हम इस डायग्राम को बनाते हैं, फिर से देखिए यहाँ, ये फॉरवर्ड बायस हो गया, और फॉरवर्ड बायस में सबसे ज़्यादा क्या हो जाता है, डिफ्यूजन, तो इधर से इधर डिफ्यूज करके जाता है, यानी ये जो करंट है डिफ्यूजन करंट ज़्यादा होता है। डिफ्यूजन करंट क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि मेजोरिटी चार्ज कैरियर के कारण बैरियर कमज़ोर हो जाता है, और मेजोरिटी चार्ज कैरियर के कारण, यानी होल्स है, होल्स का मूवमेंट ऐसे होगा, इधर से इधर मूव कर जाएगा, और इलेक्ट्रॉन है ना, मेजोरिटी चार्ज एन साइड में मेजोरिटी तो यही है, तो इसका मूवमेंट ऐसा होगा, यानी होल्स इधर से इधर डिफ्यूज करके जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर डिफ्यूज करेगा। तो ये रियल डायग्राम हो, क्योंकि डिफ्यूजन में मेजोरिटी चार्ज कैरियर होता है। डिफ्यूजन में एक्चुअली क्या होता है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर, अंदर के बारे में बात ही नहीं करेंगे, अंदर में क्या होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, तो इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। तो फॉरवर्ड बायस में चूंकि डिफ्यूजन ज़्यादा होता है, इसीलिए डिफ्यूजन इन दोनों का होगा, और इन दोनों का मूवमेंट ऐसा होगा। ऐसा कौन सा आंसर है इसका, ऐसा आंसर बी है। देखिए बी में ऐसा डायरेक्शन दिखा रहा है और इसमें ऐसा डायरेक्शन दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 33 का 45 एम्स 2012 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेंट मस्ट बी जीरो इन एन अनबायस्ड पीएन जंक्शन डायोड। तो अनबायस्ड में नेट करंट जीरो होता है, क्योंकि डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट दोनों बराबर बराबर कट जाता है, एक दूसरे को काट देता है, यानी कि किसके किसके कारण, मेजोरिटी, डिफ्यूजन मतलब मेजोरिटी चार्ज कैरियर, और ड्रिफ्ट मतलब माइनॉरिटी के कारण दोनों कट के खत्म हो जाता है और नेट करंट जीरो हो जाता है अनबायस्ड के केस में। कौन सा ऑप्शन हो रहा है, पहला करेंट ड्यू टू मेजोरिटी कैरियर, ऐसा नहीं, करेंट ड्यू टू माइनॉरिटी बिल्कुल नहीं, सी ऑप्शन करेंट ड्यू टू मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, यानी दोनों, मेजोरिटी के बगल में आप एरो देके लिख लीजिए डिफ्यूजन, और माइनॉरिटी के पास में एरो देके लिख दीजिए ड्रिफ्ट, ये दोनों कट के तब जीरो होता है, आंसर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 5, ये आईआईटी का क्वेश्चन है पुराना, और नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, इसको वीवीआई का मार्क लगाएंगे। और देखिए क्या बोलता है, इसमें 3 सर्किट 3 डायग्राम दिया हुआ है, अब क्वेश्चन बाद में पढ़ लेंगे। 3 डायग्राम है, पहले वाले में पीएन फॉरवर्ड है, पहला वाला जो फॉरवर्ड बायस है, दूसरा वाला रिवर्स है, लेकिन दूसरे डायग्राम में दोनों फॉरवर्ड है और तीसरा वाले में दोनों का दोनों रिवर्स है, ठीक, ऐसा डायग्राम है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, 2 आइडेंटिकल पीएन जंक्शन में बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द बैटरी, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 2 पीएन जंक्शन। पोटेंशियल ड्रॉप मतलब पोटेंशियल बैरियर बोल सकते हैं, पोटेंशियल बैरियर ही को ही, जितना पोटेंशियल बैरियर होता है उतना ही ना ड्रॉप लेता है वहां पे, तो पोटेंशियल बैरियर बोलिए कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 2 पीएन जंक्शन, यानी कि पोटेंशियल बैरियर किसमें किसमें इक्वल होगा। तो पहला डायग्राम में एक फॉरवर्ड है और एक रिवर्स है, तो एक छोटा सा बैरियर होगा एक बड़ा सा बैरियर होगा,
तो दोनों तो बराबर हुआ नहीं। सर्किट 2 में चले जाइए दूसरे वाले में, तो इसमें दोनों का दोनों फॉरवर्ड है, तो दोनों फॉरवर्ड में जितना बैरियर यहाँ होगा उतना ही बैरियर वहाँ भी होगा, तो ये वाला हो गया सर्किट 2 जिसमें दोनों बराबर हो गया। और सर्किट 3 में जाएंगे तो सर्किट 3 में पहला वाला दोनों का दोनों क्या है, रिवर्स बायस है, दोनों का दोनों रिवर्स बायस है। इसका मतलब है कि इसमें भी बड़ा बैरियर होगा यहाँ भी और बड़ा सा बैरियर वहाँ भी होगा, दोनों बराबर यहाँ भी होगा। तो हम बोलेंगे कि किसमें क्वेश्चन पूछा था कि किस डायग्राम में दोनों पीएन जंक्शन में बराबर बराबर पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल बैरियर है। तो दूसरा वाले डायग्राम में है दोनों का दोनों बराबर, दोनों फॉरवर्ड, और तीसरा दोनों बराबर है, दोनों रिवर्स, यानी इसका आंसर हो गया बी। इसको VVI का जरूर मार्क लगा लीजिएगा। और सिंपल क्वेश्चन है, जैसे ये देख लीजिए पेज नंबर 34 का 56। देखिए सिंपल सा है, पीएन जंक्शन डायोड नॉट कनेक्टेड टू एनी सर्किट, यानी अनबायस्ड का कंडीशन है। पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर, तो सेम सब जगह तो सेम नहीं ना होता, बीच में बैरियर भी होता है। पी टाइप इज हायर पोटेंशियल, गलत है, एन साइड होता है हायर। देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड विद द जंक्शन डायरेक्टिव एन से पी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एन से पी, बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये सी आंसर हो गया। डी में क्या लिखा, देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड जंक्शन डायरेक्टिव, ये तो नहीं होगा ना, ये आंसर इसका सी हो गया। सिंपल ही थ्योरी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 34 का 57, ये एम्स का क्वेश्चन है। कह रहा है कि डोमिनेंट मैकेनिज्म फॉर द मोशन ऑफ चार्ज कैरी इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस में क्या होगा। ऑप्शन बाद में पढ़ेंगे। कह रहा है कि फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस दो तरह का क्वेश्चन है, उसमें दोनों में डोमिनेंट मैकेनिज्म क्या करता है। तो हम लोग जानते हैं फॉरवर्ड में डिफ्यूजन करंट ज़्यादा होता है और इसमें ड्रिफ्ट करंट ज़्यादा होता है। रिवर्स में मेन डोमिनेटिंग वही होता है, डिफ्यूजन ही मेनली होता है, और किसके वजह से, मेजोरिटी के कारण, मेजोरिटी चार्ज कैरियर के कारण। और रिवर्स बायस में जो ड्रिफ्ट करंट होता है मेनली किसके कारण, माइनॉरिटी कैरियर के कारण। तो पढ़िए ऑप्शन, ड्रिफ्ट इन फॉरवर्ड गलत है, डिफ्यूजन इन फॉरवर्ड, ड्रिफ्ट इन रिवर्स सही है, आंसर इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 38 का क्वेश्चन नंबर 86। कर रहा है पिक आउट द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट, यानी कि जो सही नहीं है, जो गलत स्टेटमेंट है उसको चुनना है अपने को। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। कर एट लो टेम्परेचर रेसिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर इज वेरी हाई। हम लोग जानते हैं लो टेम्परेचर जैसे 0 केल्विन एब्सोल्यूट 0 पे बिल्कुल इंसुलेटर हो जाता है। इंसुलेटर मतलब रेसिस्टेंस वेरी हाई, तो लो टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस हो जाता है। तो ये हो गया ऑप्शन ए तो करेक्ट है, इसको नहीं चुनना था। ऑप्शन बी देखिए, मूवमेंट ऑफ होल्स रेस्ट्रिक्टेड टू द वैलेंस बैंड। जानते हैं होल्स किधर मूव करता है, वैलेंस बैंड में। इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करता है, कंडक्शन बैंड में, ये भी करेक्ट है। सी ऑप्शन, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेस एज फॉरवर्ड बायस वोल्टेज इंक्रीजेज इन द केस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। फॉरवर्ड बायस आप अप्लाई करेंगे तो जो डिप्लीशन लेयर है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर पतला हो जाता है ना, थिन हो जाता है, इसमें कह रहा है कि विड्थ ऑफ डिप्लीशन इंक्रीज करता है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, ये गलत हो गया। डी ऑप्शन, फॉरवर्ड बायस कंडीशन डायोड हैवीली कंडक्ट, सही है। फॉरवर्ड बायस में डायोड आराम से करंट को जाने देता है, क्योंकि रेसिस्टेंस एकदम कमजोर हो जाता है, उसका बैरियर एकदम कमजोर हो जाता है, तो आराम से जाने देता है, तो पूरी तरह से कंडक्ट करने लगता है। तो ये तो सही था, सी आंसर इसमें हो गया कि ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, सी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जेईई मेन 2021 का। इसका क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, ये डायग्राम बना दिया। डायग्राम फॉरवर्ड बायस में बना हुआ है, IV कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है फॉरवर्ड बायस का। कह रहा है कि फाइंड आउट डायनेमिक रेसिस्टेंस। डायनेमिक रेसिस्टेंस किसको बोलते थे, फॉरवर्ड हो या रिवर्स हो, दोनों को ही डायनेमिक बोलते हैं। तो यहाँ तो फॉरवर्ड का डायग्राम बना है, तो इसको फॉरवर्ड डायनेमिक रेसिस्टेंस या सिर्फ रेसिस्टेंस बोल लीजिए। तो कर लीजिए काम। रेसिस्टेंस है डेल्टा V बटा डेल्टा I, डेल्टा V 0.7 दिख रहा है, उन दोनों का डिफरेंस है, दे रहा है 0.7, और डेल्टा I दे रहा है 3 मिली एम्पियर। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है, तो वीडियो को पॉज करके खुद से पहले कर लीजिए। अब देखिए, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा अंतर आपको दिखेगा, हो सकता है आप लोग भी सीख गए हैं इसको कि कैसे करें। शॉर्ट में करेंगे, पूरा नहीं करेंगे। अब देखिएगा, मिली एम्पियर है तो इसको चेंज कर सकते थे, लेकिन करेंगे नहीं। ऑप्शन देखते हैं, तो पहला ऑप्शन है 212, दूसरा है 205, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू सब में फर्क है। तो हम यहाँ पे हम चालाकी कर सकते हैं, बस 7/3 अब बोलिए, ऊपर में 7 है, नीचे में 3 है, 7/3 है। इसको काटने का कोशिश करें तो 2 करेंगे, 2 के ऊपर 1 बनेगा तो पॉइंट जाएगा, और 3 से करेंगे क्योंकि 6 हो गया, 1 बनेगा ना 3, यानी 23। जो भी आंसर आएगा ये 23 वाला आंसर आएगा। तो 23 का ऑप्शन अपने पास सिर्फ डी ऑप्शन है। 233 करके है पूरा का पूरा, तो सेम ही बात हो गया, 233.3 ऐसे करके है। तो ये सब बात हम लोग को अप्रोक्स में आंसर लाना है। तो यहीं से दिख गया कि जैसे ही काटते हैं तो लगभग 23 के आसपास आता है, तो 23 वाला आंसर होगा। तो आंसर डी हो गया, 23 यहां दिख रहा है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 12 का क्वेश्चन नंबर 38।
ये जेई मेन 2017 का क्वेश्चन है और ये सेप सारा का सारा डायग्राम डिट्टो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, अभी हम लोग जो किए अपने नोट्स में भी लिखा हुआ है। अब इसमें कह रहा है कि रेशियो निकालिए, पूछ रहा है कि रेशियो फॉरवर्ड टू रिवर्स। तो हम लोग देखे थे अभी क्वेश्चन, हम लोग अपने नोट्स में भी देखे थे, एनसीईआरटी में भी वो बात है। फॉरवर्ड में जो रेसिस्टेंस आया था वो आया था 10 ओम, रिवर्स में जो रेसिस्टेंस आया था 10⁻7 आया था। इन दोनों का रेशियो कह रहा है फॉरवर्ड टू रिवर्स, फॉरवर्ड बटा रिवर्स। ये कर देंगे, एक तो कट जाएगा, नीचे बचेगा, ये कटने के बाद 10⁻6 बचेगा, ऊपर चला जाएगा तो 10⁻⁻6। आंसर इसका बी हो गया।